बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और वक्त हो गया है एक ऐसी मुलाकात का जिसका आपको इंतज़ार होता है। हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी भी एक ऐसे मशहूर टर्किश एक्टर से, एक तुर्किश सितारे से जिसने पाकिस्तान में भी बहुत नाम बनाया है। लेटली आप सब ने देखा अर्तुगरुल गाजी, एक ऐसा शो जिसने पाकिस्तान के हर शहरी के दिल पे राज किया और सारे कैरेक्टर्स मशहूर हुए। हर कैरेक्टर अपनी अपनी जगह डिस्टिंक्ट था, हर किसी का अपना एक फ्लेवर था, एक उसकी पहचान थी। नेगेटिव भी थे, पॉजिटिव भी थे, ख़वातीन भी थी, हजरात भी थे, सब लोग थे। लेकिन इन सब फूलों ने मिलकर एक बड़ा खूबसूरत सा गुलदस्ता बनाया जिसका नाम था अर्तुगरुल गाजी। इसी का एक कैरेक्टर अभी मेरे साथ मौजूद है। बड़े गुड लुकिंग हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े हैंडसम हैं, आप सब उनको जानते हैं। लेकिन उनसे मुलाकात से पहले आप एक छोटा सा पैकेज देखिए और आपको पता चलेगा कि मैं आपकी मुलाकात आज किस एक्टर से करवाने वाला हूँ। देखिए पैकेज और वापस आते हैं। आज बाराने रहमत के मेहमान हैं अली अरसन, जिन्होंने अर्तुगरुल गाजी में अलबासती बैबुलत बे का किरदार निभाया। ये किरदार लोगों में बेहद मकबूल हुआ और लोगों ने इस किरदार की वजह से अली अरसन को और भी ज्यादा पसंद करना शुरू कर दिया। अली अरसन ने अर्तुगरुल के अलावा कई तुर्किश फिल्म्स और ड्रामों में भी काम किया। इनको अपने काम से इतना लगाव है कि वो अपने फारिग वक्त में भी कोशिश करते हैं कि थिएटर करें। इनके बारे में ये बात मशहूर है कि इनका ताल्लुक अर्तुगरुल के खानदान से है, इसीलिए इनको ये ड्रामा करने में मजीद आसानी हुई। आज बाराने रहमत में हम जानेंगे अली अरसन के बारे में, तो हमारे साथ रहिए। जी जनाब, वेलकम बैक। आपने पहचान ही लिया कि ये एक्टर कौन है। इनका नाम है अली अरसन। वेलकम, अस्सलामु अलैकुम, हाउ आर यू अली? वालेकुम अस्सलाम, थैंक You यू। have a great fan following, माशाल्लाह, not only here in Turkey but also in Pakistan। दोनों जगह पे आपको बहुत ज़्यादा लोग प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। और अर्तुगरुल गाजी ने तो जी धूम ही मचा दी है। मतलब हर कोई उसको देख रहा है, पहचान रहा है और एक्टर से प्यार कर रहा है। कैसा लग रहा है ये इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी पहचान और इतना बड़ा स्टारडम? बात ये है, हाँ, कि स्पेशल फील तो बहुत किया मैंने। जब ये रोल मुझे ऑफर हुआ था तो मुझे बहुत पसंद आया था और सुनते ही मैं उसको मना नहीं कर पाया और फ़ौरन यही डिसाइड किया कि इस रोल के लिए मैं बहुत मेहनत करूँगा। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना मशहूर हो जाएगा और स्पेशली पाकिस्तान में जिस कदर ये शो देखा गया, पसंद किया गया है, हमें बिल्कुल नहीं पता था कि ये इतना मशहूर हो सकता है या मेरे कैरेक्टर को इतना पसंद किया जा सकता है वहाँ पर। अर्तुगरुल गाजी की बात है जहाँ तक, तो मैं यही कहूँगा कि ये ड्रामा कोई मामूली ड्रामा नहीं था, क्योंकि ये तारीख पर मबनी है और बहुत अच्छा लिखा गया है। और जब इसका शूट स्टार्ट हुआ तो मुझे शुरू से ही इस ड्रामे में हद से ज़्यादा मज़ा आया। एक बहुत ही मुख्तलिफ एक्सपीरियंस रहा मेरा ओवरऑल और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपना बेस्ट दे सकूं इसमें। मतलब आप 10 साल से एक्टिंग कर रहे हैं और अचानक इतना बड़ा हिट। बाज़ दफ़ा हम लोगों को एज एन एक्टर आइडिया नहीं होता कि हम चीज़ जो कर रहे होते हैं वो कितनी बड़ी कामयाबी हासिल कर लेगी। हम हर एक्टिंग के अपने जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें अपनी पूरी एफर्ट डाल रहे होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मौज़ाती तौर पे मिरेकलसली इतनी बड़ी हिट हो जाती हैं और फिर हमें हैरत होती है कि यार, मतलब इतनी रिकग्निशन इसमें, इस सक्सेस में आपको क्या लगता है कि किस चीज़ ने क्या इतना इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किया? लाइक इट वाज योर लक और इट वाज द गुड स्क्रिप्ट, द गुड कैरेक्टर, द गुड प्रोडक्शन और प्रॉब्ली द टाइमिंग्स? क्योंकि ऐसे वक्त में अर्तुगरुल गाजी पाकिस्तान में तो स्पेशली तब ऑनर हुआ जब कोरोना का वक्त था एंड एवरीबडी वाज हुक्ड अप टू टेलीविजन और हर कोई टीवी देख रहा था, उसके पास कुछ और करने के लिए नहीं था। तो नेशनल टीवी पे पाकिस्तान के ये सीरियल का ऑनर होना, ये भी एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात थी। तो ये सारी चीज़ें बड़ी परफेक्टली एक दूसरे के साथ अलाइन हुई। आपको क्या लगता है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट किस चीज़ ने प्ले किया इस कामयाबी पे और सीरियल की इतनी बड़ी सक्सेस पे? अर्तुगरुल गाजी, जैसे कि आपको मालूम है, कि एक तारीखी खेल है जो कि उस्मान के फादर अर्तुगरुल गाजी की ज़िंदगी पर है। अर्तुगरुल गाजी जैसा प्रोजेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उससे पहले जो आपको वर्किंग करनी होती है, ख़ास तौर पे स्क्रिप्ट जिसमें आपको तारीख़ी वाक़यात कोट करने होते हैं, उनके बारे में रिसर्च करनी होती है
और फिर उस रिसर्च को ड्रामे की सूरत में आपने ऑडियंस तक पहुंचाना है। और इस बात का भी ख्याल रखना होता है कि हिस्ट्री को डिस्ट्रॉट ना कर दिया जाए, उसे ख़राब ना कर दिया जाए। जो जिस इंसान का कैरेक्टर है वैसा ही रहे, वो बिल्कुल बदल ना जाए। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमने बहुत ख्याल रखा है हर छोटी छोटी चीज़ का, ख़ासकर जैसे कि उस ज़माने की जो भी चीज़ें होती थीं, जैसे लोग घोड़ों पे सफ़र करते थे, जो टेंट वगैरह इस्तेमाल करते थे, उनका रहन सहन, उनका पहनना ओढ़ना, हर चीज़ को उसी तरह दिखाना बहुत ही मुश्किल काम था, मगर हमने बखूबी उस काम को अंजाम दिया। तो खुदा का शुक्र भी अदा करता हूँ और ऑडियंस का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी एफ़र्ट को पसंद किया और जो कुछ हम उन्हें दिखाना चाहते थे वो हम अच्छे से दिखा सकें, क्योंकि मेन टास्क ये था कि लोगों को उस ज़माने में ले जाएं ताकि वो महसूस कर सके कि उस ज़माने के फ़ौजियों की ज़िंदगी किस कदर मुश्किल होती थी। तो कैसा ये आपकी जो इस कैरेक्टर में आपकी सिलेक्शन थी या आपका जो चुनाव था वो कैसे हुआ? मतलब हाउ डिड दिस प्रोजेक्ट कम टू यू? कैसे आपको कोई कास्टिंग कॉल आई या आपके डायरेक्टर से पहले दोस्ती थी या ऐसा था कि आपको आपका काम देख के किसी ने आपको कॉल किया और आप वो मोमेंट कैसा था जब आपको ये कॉल आई कि आपने ये वाला कैरेक्टर करना है? ये हुआ कैसे? सबसे पहले तो ये बताएं ना। रोल की बात करें जहाँ तक, तो नॉर्मली होता यह है कि हमें हर रोल के लिए ऑडिशन देना होता है, लेकिन अच्छी बात यह हुई कि जो प्रोडक्शन कंपनी थी वो पहले से मेरा काम देख चुके थे, तो मुझे इस रोल के लिए ऑडिशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि उन्होंने इस रोल के लिए मुझे पहले से ही सिलेक्ट कर लिया था। तो बहुत ही एक्साइटेड था क्योंकि मुझे कॉल आई और उन्होंने मुझसे कहा कि हम आपको कास्ट करना चाहते हैं उस कैरेक्टर के लिए जो आपकी पर्सनालिटी के बिल्कुल मुताबिक है। ये एक ऐसे फौजी का कैरेक्टर था जो अर्तुगरुल के खिलाफ नहीं था। कुछ इवेंट्स थे जिसमें वो अर्तुगरुल के खिलाफ था, मगर अंदर से वो जानता था कि अर्तुगरुल हक पर है और उसकी सोच ठीक है बिल्कुल, और मेरा कैरेक्टर उससे मुत्तफिक था। और मुझे लगता है कि जो कैरेक्टर था मेरा वो बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया और उसको लिखते वक्त बहुत मेहनत की गई उस पर। जब भी आप कोई ड्रामा क्रिएट करते हैं तो उसका स्क्रीन प्ले जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो मुझे बहुत खुशी है कि इस कैरेक्टर को लिखते हुए वक्त और इसका जो स्क्रीन प्ले क्रिएट किया गया वो बहुत ही बारीकी से, बल्कि मैं ये कहूँ कि बहुत मेहनत की गई इसकी एक एक डायलॉग पर, क्योंकि इस कैरेक्टर की ख़ास बात यही थी कि ये अर्तुगरुल के मुकम्मल ख़िलाफ़ नहीं था। तो जो राइटर ने बैलेंस क्रिएट किया मेरे और अर्तुगरुल के कैरेक्टर को लेकर, वही इस ड्रामे के अंदर एक बहुत ही अच्छा एलिमेंट रहा है। उस एलिमेंट को ना सिर्फ हम सब ने एंजॉय किया बल्कि उसके अंदर जान डालने की मज़ीद कोशिश की। और ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं बेसिकली उनमें उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ता है, जो कि हम गए। अच्छा, आपके फैंस सिर्फ तुर्की में ही नहीं पाकिस्तान में भी, और अब तो ख़ास तौर पे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग पाकिस्तान में भी बन गई है। लड़कियां बहुत हैं और आप सिंगल भी हैं, तो ये चीज़ ज़रा कुछ बड़ी ख़तरनाक हो गई है। मतलब अब कैसा लगता है फीमेल फैंस से एनकाउंटर? और रिश्ते आते हैं, मतलब डीएम में प्रपोज करती हैं लड़कियां? डीएम जो है वो मैं ज़्यादातर देखता नहीं हूँ, मगर मैं मैसेजेस ज़रूर पढ़ता हूँ, यानी कमेंट्स पढ़ता हूँ। लोग बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं आपके काम को, बहुत अच्छी चीज़ें लिखते हैं जिससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। और जब पाकिस्तान से मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मुझे और खुशी होती है, क्योंकि बड़ी अच्छी बात है कि मेरे सिर्फ टर्की में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी फैंस हैं, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो और पाकिस्तान से अगर और कोई रिश्ता आया तो कोई, मतलब आप सोचेंगे कोई ऐसा कुछ अगर हुआ तो? वाई नॉट? अगर पाकिस्तान से कोई रिश्ता आएगा तो मैं ज़रूर कंसिडर करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। लेकिन अभी शादी का कोई इरादा नहीं है मेरा। अच्छा, तो अभी तो शादी का प्लान नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। चलें, ज़बरदस्त। कमेंट्स बाज़ नेगेटिव भी होते हैं, और सोशल मीडिया जब से हम लोगों की ज़िंदगी में आया है तो उस वक्त लोग कुछ भी लिख सकते हैं। उनके हाथ में बस वो कीबोर्ड है और वो कीबोर्ड वॉरियर्स बन गए हैं। बस उनको नेगेटिविटी एक आ गई है हम लोगों के अंदर। अच्छी बात के अंदर 100 अच्छी बातें होंगी तो एक नेगेटिव कमेंट भी होगा। तो हाउ डू यू डील विद नेगेटिविटी, और किस तरह आप किसी भी नेगेटिव कमेंट का जवाब देते हैं? डू यू टेक इट टू योर हार्ट, उसको दिल पे ले लेते हैं, या क्या क्या रिएक्शन होता है?
हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, मगर मैं जहाँ तक अपनी बात करूँ, मुझे तो बहुत ही अच्छे कमेंट मिले हैं हमेशा। तो मैंने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया जिसको मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा मुझे क्रिटिसाइज़ किया गया हो या कुछ और कहा गया हो। क्योंकि शायद मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि जो कैरेक्टर्स मैंने आज तक प्ले किए हैं, वो ऑडियंस ने हमेशा पसंद किए हैं, तो इस वजह से शायद मैं इस नेगेटिविटी का शिकार नहीं हुआ कभी। वैसे भी जो कमेंट्स होते हैं वो आपके ऊपर नहीं होते, बल्कि आपके कैरेक्टर्स के ऊपर होते हैं। फिटनेस जिंदगी का जी। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप स्पेशली एक्टर की जिंदगी में, स्पेशली वो यंग हो और वो हैंडसम भी हो और अच्छा भी हो, तो उसको अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो आप फिटनेस फॉलो करते हैं, इस फिटनेस रूटीन को, वर्कआउट, जिमिंग एंड एवरीथिंग, डू यू फॉलो और यू जस्ट नेचुरली हैव अ गुड फिजिक? और ये भी कि एक्टिंग के आपकी जो स्केड्यूल होता है, आपकी रूटीन में आप किस तरह मेंटेन रखते हैं अपने आप को? मतलब नॉर्मली ये होता है कि हमारे यहाँ तो ये होता है कि बाज़ वक्त ही नहीं मिलता आपको रेगुलर जिम जाने का, तो वो किस तरह आप अपनी फिटनेस, ये बहुत सारे आपके जो मेल फैंस हैं, क्योंकि सिर्फ लड़कियां ही नहीं हैं, आपकी फैन फॉलोइंग लड़कों में भी है, तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे व्हेन इट कम्स टू फिटनेस? और उसके बाद मैं पूछूंगा कि रमज़ान में फिटनेस कैसे होती है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि हमारी जैसी फील्ड है इसमें हमारा फिट रहना बहुत ज़रूरी है, जिमिंग करना बहुत ज़रूरी है, मगर मैं जिम से ज़्यादा प्रेफर करता हूं कि अपनी डाइट पर ध्यान दूं, क्योंकि इतने बिजी स्केड्यूल के अंदर जिम जाना बहुत मुश्किल काम है। तो डाइट कंट्रोल करना ज़्यादा इजी है, क्योंकि शूट की वजह से हमें ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ती है और उसमें जिम बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो हम सेट पे भी कोशिश करते थे कि कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर ही लें, जैसे कि किक बॉक्सिंग हो गई या कुछ और। रनिंग बहुत ज़रूरी है, वो आप कहीं पे भी हों आप इजीली रनिंग कर सकते हैं, अपने आप को फिट रख सकते हैं, अपने खाने का ध्यान रख सकते हैं। तो बस मैं यही कहूँगा कि आपको फिट रहने के लिए अपने डाइट पर जितनी ज़्यादा तवज्जो दे सकते हैं देनी चाहिए। और जो यंग व्यूअर्स या यंगस्टर्स मुझे देख रहे हैं इस वक्त, मैं उनसे यही कहूँगा कि अपने आप को फिट रखने के अलावा अपनी डाइट पर जितना फोकस कर सकें तो ज़रूर करें। बस। अच्छा, हेल्थ की जब हम बात करते हैं, फिटनेस की बात करते हैं, तो जनरली हमारे जहन में यही आता है कि फिटनेस का मतलब है सिर्फ बॉडी बिल्डिंग या जिम जाना, लेकिन हेल्थ मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो इनगल्फ करता है आपकी मेंटल हेल्थ को, आपकी फिजिकल हेल्थ को, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ को, आपकी इमोशनल हेल्थ को। बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस, जिमिंग, ये तो सारी आपकी हेल्थ, आपकी वर्कआउट रूटीन्स, आपकी खाने की आपकी रूटीन जो भी है। मेंटल हेल्थ जो होती है, दैट इज, आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अब नए दौर में हमें अंदाज़ा हो रहा है कि लोगों की दिमागी सेहत जो है या मेंटल हेल्थ जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे शोहरत मिलती है, लोग अकेले होते जाते हैं, अंदर से अकेले होते जाते हैं, सुसाइडल हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा शोहरत उनको हज़म नहीं होती, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कामयाबी बाज़ दफ़ा गलत तरीके से उनकी ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज होती है। आप मेंटल हेल्थ अपनी किस तरह बैलेंस रखते हैं? इसका बेहतरीन तरीका तो यही है कि आप अपने रब से रुजू करें, और आपकी जब आपकी कनेक्शन आपके अल्लाह से बनता है तो फिर आपको दुनियावी मसाइल जो है बहुत छोटे लगने लगते हैं। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? आप किस तरह अपनी मेंटल हेल्थ को बैलेंस रखते हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि अगर हम खुदा से लॉ नहीं लगाएंगे तो शायद हमें सुकून ना मिले। लेकिन जहाँ तक बात मेरी है तो मुझे जो है सुकून जो है उस वक्त मिलता है जब मैं बहुत ज़्यादा बिजी होने के बाद फ्री होता हूँ, तो वो मेरा सुकून का वक्त होता है। या फिर मैं बहुत दिन फ्री रहूँ और उसके बाद कोई काम करूँ तो उसमें सुकून मिलता है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि हर इंसान को अपने साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहिए, अपना सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए, ताकि उसे पता लगे कि वो लाइफ में इस वक्त कहाँ स्टैंड करता है, क्या कर रहा है, क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है, सब कुछ ताकि कंट्रोल में रहे। और शायद यही चीज़ है जो इंसान के मेंटल पीस के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब भी मैं अकेला होता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने खुदा से अपना एक ताल्लुक़ बना के रखूँ, क्योंकि दुआ एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है, जिसका गुमान भी नहीं किया होता, क्योंकि खुदा आपकी शहरक से भी करीब है।
तो चाहे हम उससे दुआ मांगे या ना मांगे, लेकिन वो हमारी हर बात को जानता है। वो समझता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। तो बस मैं कोशिश करता हूँ अपने फारिग वक्त में कि मैं खुदा से अपना ये ताल्लुक़ हमेशा कायम रखूँ, और चाहता हूँ कि वो इसी तरह से मुझे सही फैसले करने की तौफीक। कभी दिल टूटा जिंदगी में? ऐसा हो नहीं सकता कि हम सब जिंदगी में एक उस फेज से गुजरते हैं जब हमारे दिल टूटता है, जब हम ठुकराए जाते हैं, या बाज़ दफ़ा कोई ऐसा हादसा होता है जब हमें बिल्कुल अंदर से तोड़ देता है। आपके साथ कभी खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हुआ, और हुआ तो किस तरह आपने डील किया उसके साथ? ये ना कहना कि नहीं हुआ होगा। हाँ, मैं इनकार नहीं करूँगा इस बात का। ज़रूर ऐसा हुआ है, हर इंसान के साथ ही होता है। लेकिन खुदा का बहुत शुक्र है कि मेरा ऐसा कभी दिल नहीं टूटा जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। इतनी ही तकलीफ मिली जितनी मैं बर्दाश्त कर सकता था। तो ये बहुत बड़ा शुक्र है, और मैं इस बात के लिए हमेशा खुदा का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। आपने किसी का दिल तोड़ा? हमेशा। मैं इसके बारे में तो कुछ नहीं जानता, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी का दिल मैंने नहीं दुखाया होगा, मगर कभी मेरे दिल से ऐसी कोई इंटेंशन नहीं रही कि मैं किसी का दिल दुखाऊं या मैं किसी की दिल आज़ारी करूं, क्योंकि दिल आज़ारी से बड़ा शायद कोई गुनाह नहीं है। इंसान का दिल ही तो सब कुछ है, तो इंसान का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैंने जानबूझ के कभी किसी का दिल दुखाया होगा। और हमारे रसूल ने भी यही फरमाया है कि जहाँ तक कोशिश करो, जहाँ तक मुमकिन हो, लोगों का ख्याल रखो। और जहाँ तक बात मोहब्बत की है, तो मैं आज सबके सामने इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि हाँ, मुझे मोहब्बत हुई थी, लेकिन शायद वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। चलें जी, बराने रहमत के थ्रू अली ने जो है वो उन सब लोगों से, उन सब लड़कियों से माफ़ी मांगी है, उन सब लड़कों हजरात से, ख़वातीन से, उन सब लोगों से, जो हम सब की तरफ से। मैं भी यही कहूँगा कि अगर हमारा नादानस्तगी में कभी किसी का दिल टूट गया हो तो हमें माफ़ कर दें, इसलिए कि बाज़ दफ़ा हमें अंदाज़ा नहीं होता खुद कि हम किस वक्त हार्श हो जाते हैं किसी के लिए, जज्बों में, इजहार में, और वो किसी की ज़िंदगी को किस तरह बदल देता है, उसको किस तरह रिएक्ट करता है, किस तरह उससे इफ़ेक्ट होता है। वो सीरियसली बाज़ दफ़ा हमें भी हेल्प नहीं होता, लेकिन ये बड़ा तकलीफ दे होता है। अली अरसन को लोग जानते हैं एज अ स्टार, एक नोन फेस, लेकिन आप अपने आप को कैसे डिफाइन करेंगे? मतलब वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो शायद लोगों को आपके बारे में ना पता हो, और मे बी 3 words which can define your personality the best? हाँ, मुझे फ़िलॉसफ़ी में बड़ा इंटरेस्ट है। मैं हर चीज़ को बड़ा लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करता हूँ। उसके अलावा थिएटर, एक्टिंग और बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें हैं जिनमें मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उसमें मुझे मज़ा आता है करने में। जैसे कि जब मैंने अपना एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था, तो मैंने 3 चीज़ें लिखी थी उस पर, और जिसमें ऑप्टिमिस्टिक, रियलिस्टिक और ह्यूमनिस्टिक बताया था मैंने अपने बारे में। वैसे तो आम तौर पे मैं इन तीनों चीज़ों को ही बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, लेकिन ह्यूमनिस्टिक होना जो है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंसान का इंसान होना ना आजकल के माशरे में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। रियलिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, एंड तीसरा क्या था? ह्यूमनिस्टिक। ओके ओके ओके। अच्छा, तो क्या आपका फैमिली स्ट्रक्चर क्या है अली? हाउ मेनी सिस्टर एंड ब्रदर्स यू हैव, एंड आर यू द एल्डेस्ट इन द फैमिली, और आप सबसे छोटे हैं? आपकी फैमिली में कौन कौन लोग हैं, और सारे कहाँ हैं? क्योंकि आपका ताल्लुक अनकरा से है, आप इस्तांबुल से नहीं है, तो आप यहाँ अकेले रहते हैं, और किस तरह आपकी फैमिली, मतलब आप किस तरह आते जाते हैं, या अकेलापन यहाँ महसूस करते हैं? क्या है, अपनी फैमिली के बारे में बताइए ज़रा। मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, और मेरी वालदा जो हैं वो घर में रहने वाली एक बहुत ही घरेलू खातून है। मेरे फादर जो थे वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे। मेरा ताल्लुक़ आप कह सकते हैं कि एक नॉर्मल टर्किश मिडिल क्लास फैमिली से है। अगर ब्लड लाइन की बात करें तो मेरा ताल्लुक़ उस्मान गाजी की नस्ल से है, और मेरी वालदा का नाम करमान ओलो है। उस्मान गाजी की नस्ल से ताल्लुक़ होने के हवाले से अगर मैं कहूँ कि मेरा ताल्लुक़ रॉयल फैमिली से है, तो ये गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। बेसिकली उस्मान गाजी और महमद सुल्तान की जो फैमिली है उससे हमारा बहुत गहरा ताल्लुक़ है, बल्कि सेम नस्ल ही कहेंगे। तो लोगों ने मुझसे ये भी सवाल किया कि तुम को तो अर्तुगरुल गाजी का कैरेक्टर प्ले करना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारा ब्लड लाइन सेम है। तो
मैंने लोगों को समझाया कि नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा है कि जो कैरेक्टर जिस एक्टर पे सूट करता है उसको ही प्ले करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरी मर्जी है या ब्लड लाइन को देखा जाए या इन कैरेक्टर्स का रियल लाइफ से कोई ताल्लुक है। जो एक्टर्स हैं उनको सिर्फ इस बुनियाद पे सिलेक्ट किया गया कि उनकी शक्ल मिलती थी या उनका मैनरिज्म मिलता था या उनकी बॉडी लैंग्वेज मिलती थी या उनकी एक्टिंग स्किल्स को देखते हुए, मगर इससे ब्लड लाइन का कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये समझाना थोड़ा मुश्किल था, मगर सक्सेसफुली मैंने लोगों को समझा दिया। क्योंकि जब मैं अपने शहर जाता हूँ, अनकरा से मेरा ताल्लुक़ है और मेरी एजुकेशन, मेरी पढ़ाई, मेरा बचपन सब अनकरा में ही गुजरा है। तो जब मैं जाता हूँ वहाँ पर तो वहाँ पे भी बहुत प्यार मिलता है, वहाँ पे भी लोग मुझसे यही सवालात करते हैं। तो अच्छा लगता है अपने शहर जाकर, मगर मिस भी करता हूँ क्योंकि मैं अब ज़्यादातर इस्तांबुल में ही रहता हूँ। और सबसे ज़्यादा जो अनकरा के बारे में मैं मिस करता हूँ वो है मेरा कॉलेज, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन अनकरा से की थी और ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद ही मैंने थिएटर स्टार्ट कर दिया था और मैंने 3 साल तकरीबन थिएटर किया। वो एक्सपीरियंस भी मेरा बहुत अच्छा रहा। उसके अलावा मैंने बहुत सारी इंटर्नशिप्स की और देखा कि मेरा करियर कहाँ जा रहा है। बस मुझे इस बात की खुशी है कि मैं एक्टर बनना चाहता था और एक्टर बन गया। पाकिस्तान आने का कभी इत्तेफाक अभी तक तो शायद मुझे आपको नहीं हुआ, लेकिन दिल चाहता है कि पाकिस्तान आए और पाकिस्तान के फैंस से मिलें, क्योंकि वो आपको देखने के लिए बड़े दीवाने हैं। हाँ ज़रूर, क्योंकि मुझे पाकिस्तान आने का बहुत शौक़ है और मैं बहुत जल्द पाकिस्तान आना चाहता हूँ। ये मेरी दिली ख्वाहिश है। बस कोरोना खत्म कोरोना हो की वजह जाए। से बाकी तो सारे आ गए और तो बहुत सारे एक्टर्स आ रहे हैं आपके पाकिस्तान टर्की से यहाँ, तो आप भी आ जाएं कभी। कुछ हम भी तो आ ही गए ना कोरोना में, देखें यार। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बहुत सारे लोग आए गए, मगर हुआ ये कि उस वक्त कोरोना की शुरुआत थी तो ख्याल तो रखना पड़ता है। ऑफ कोर्स जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं पाकिस्तान ज़रूर आऊँगा और अपने पाकिस्तानी भाइयों से मिलूँगा। पाकिस्तान कोई दूर नहीं है हमारे लिए। पाकिस्तान मेरे दिल से बहुत ही करीब है और जो व्यूअरशिप है मेरी वहाँ पर, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये कोरोना जल्द ख़त्म हो जाए और मैं जल्द पाकिस्तान आकर अपने सारे फैंस से मिल सकूं और उनका पर्सनली शुक्रिया अदा कर सकूं। हाँ बिल्कुल, हमें भी ऐसे ही लगने लगा है कि अब ये सारे एक्टर्स जैसे हमारे पाकिस्तान के एक्टर्स ही हैं और हम इनसे इतने ज़्यादा वाकिफ़ हो चुके हैं कि अब इनको जब देख, और ख़ासतौर पे थैंक्स टू दोज डबिंग एंड वॉइस ओवर पीपल जिन्होंने हमारी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करके हम तक पहुंचाया। उन सब लोगों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने वॉइस ओवर करके अर्तुगरुल गाजी और बाकी तमाम टर्किश प्लेयर्स को हम तक पहुंचाया। उसमें बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं और बहुत सारे ऐसे अननोन नेम्स भी हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, लेकिन उनकी वजह से ये चेहरे जो हैं बिल्कुल लगता है हमारी ही ज़बान बोल रहे हैं और हमें बहुत अपने अपने से महसूस होने लगे हैं। म्यूज़िक का आपको कोई शौक़ है और पाकिस्तान के कौन से सिंगर्स हैं जो आपको लगता है कि आप जिनको जानते हैं, जिनका काम आपको पसंद है? फोक सिंगर्स हो। हाँ बिल्कुल। रिसेंटली मैंने बहुत पाकिस्तानी म्यूज़िक सुना है और मुझे सबसे ज़्यादा जो बहुत पसंद आए सिंगर, उनमें एक राहत फ़तेह अली ख़ान और आबदा परवीन हैं। तो उनका म्यूज़िक बहुत दिल को छूता है मेरे और बहुत अच्छा लगता है। दोनों मेरे बहुत ही प्यारे, बहुत ही अजीज लोग हैं। राहत भाई भी और आबदा आपा भी, दोनों दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन एंड दे आई ट्रूली अडोर देम। मिले तो मेरे रिगार्ड्स दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनका सलाम, आपका सलाम उन तक पहुंच जाएगा और मैं यकीनन उनका पैगाम भी आप तक पहुंचाऊंगा। आप खुद कुछ गाते हैं? कुछ कभी कोशिश की गाने वाने की? हाँ, मुझे गाना गाने का बहुत शौक़ है, बल्कि मैं इस सिलसिले में प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ले रहा हूँ गाना गाने की और मुझे उम्मीद है कि जल्द मैं अपना कुछ रिलीज़ भी करूँगा। तो म्यूज़िक मेरी रूह से और मुझसे बहुत करीब है। मैं म्यूज़िक के हवाले से बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ और मैं इसीलिए वेट कर रहा हूँ कि मेरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग ख़त्म हो जाए, उसके बाद एक प्रॉपर अगर अली अरसन एक्टर ना होते तो क्या होते? सिंगर होते या स्पोर्ट्समैन होते या इकोनॉमिस्ट होते या क्या होते? क्या जवाब दूं मैं आपको इस बात का? Besides being positive and optimist and realistic and feminist, और क्या होते आप? अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं क्या बनूंगा। मेरा शुरू से रुझान ही एक्टिंग की तरफ था और एक्टिंग ही मेरा पैशन है। तो मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था कि मैं कभी डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा या कुछ और। मगर आप ये कह सकते हैं ज़रूर कि क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की थी
तो अगर मैं एक्टर ना होता तो शायद उसी फील्ड में कुछ कर रहा होता, इकोनॉमिस्ट होता या कुछ और, फिर तो जो मिल जाता वो कर ही लेते। अगर सच कहूँ तो एक्टिंग ही मेरा पैशन है और हमेशा से मैं वही करना चाहता था। हर एक्टर का कोई ना कोई ख्वाब होता है किसी जगह पहुंचने का। आपका क्या इसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर अर्तुगरुल गाजी एंड व्हाट नेक्स्ट आफ्टर बेबुलत एंड और अली बासती, इसके बाद क्या सोचा? क्या फिल्म्स जो हैं टर्की में, फिल्म इंडस्ट्री, मुझे लगता है कि यहाँ की जो टीवी इंडस्ट्री है दैट इज़ इवन बिगर, क्योंकि अब ये सारी दुनिया में आपका काम पहचाना जा रहा है। तो जब कोई बहुत आप चीज़ बड़ी अचीव कर लेते हैं तो फिर आप सोचते हैं कि अब क्या वो एक शेर है ना कि अब किसे चाहें किसे ढूंढा करें, वो भी आखिर मिल गया, अब क्या करें। तो जब वो कोई चीज़ मिल जाती है तो उसके बाद सोचते हैं कि अब क्या हमारी ज़िंदगी में, व्हाट नेक्स्ट। तो व्हाट नेक्स्ट इन अलीज लाइफ नाउ? हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जब आप एक हिट प्रोजेक्ट दे देते हैं तो उसके बाद वाले जो प्रोजेक्ट हैं उनको सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो काम आपने ऑडियंस को अच्छा करके दिखा दिया है आप उससे और अच्छा करना चाहते हैं। और बहैसियत एक्टर मैं यही चाहता हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ और पीछे ना जाऊँ अपने करियर में, इससे भी मुश्किल कैरेक्टर्स प्ले करूँ और ऑडियंस को एक अच्छा काम दिखाऊँ, ताकि लोगों को जो मुझसे उम्मीद है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मैंने अभी तो कुछ किया ही नहीं है, अभी तो मुझे बहुत दूर जाना है, बहुत काम करना है, अपने आप को लोगों को बताना है कि मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स करने हैं, म्यूज़िक करना है, क्योंकि मेरा पैशन है ये। इसी वजह से मेरे तरफ आती हुई कोई भी अपॉर्चुनिटी मैं बिल्कुल जाने नहीं देता, चाहे वो थिएटर हो, फिल्म हो या ड्रामा हो। मैं अपना मोस्टली टाइम इसी में लगा रहता हूँ ताकि मैं अपना पैशन फॉलो कर सकूँ, क्योंकि मुझमें इसमें मज़ा आता है। क्योंकि जो काम आप इंजॉय करते हैं वो काम अगर आपका प्रोफेशन बन जाए तो इंसान इतना ग्रो करता है जितना उसने सोचा नहीं होता। वो मिरेकल्स कर सकता है, वो वंडर्स कर सकता है, वो उस फील्ड में बहुत आगे जा सकता है। बस तो मेरा भी यही ख्वाब है कि मैं यही काम करूं और जो भी काम करूं उसे ऑनेस्टी से करूं। बस मैं यही चाहता हूं कि बहैसियत एक्टर मैं पहचाना जाऊं, बहैसियत सिंगर पहचाना जाऊं। अच्छा, बहुत शायद अजीब सा सवाल लगे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये अक्सर लोग इस तरफ नहीं आते, एनिमल जानवरों से मोहब्बत और एक जो इंसानों के अलावा जो ये जितनी भी जो हशरातुल अर्ज़ हैं और जितने भी जानवर हैं, बिल्ली, कुत्ते, कोई भी, जिस तरह पीटा एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है दुनिया में जो कि जानवरों के अगेंस्ट जो लोगों के अनएथिकल ट्रीटमेंट है उस पर, यहाँ मैंने टर्की में बड़े खूबसूरत जानवर देखे हैं, बड़े खूबसूरत कुत्ते हैं, खूबसूरत बिल्लियाँ हैं जिनसे आप आते जाते प्यार कर सकते हैं और उनको बड़े अडोरेबल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा है कि लोगों का जानवरों के साथ रवैया जो है बाज़ दफ़ा बड़ा अनएथिकल होता है, और ये हमारे दीन में भी है कि आप जानवरों तक से प्यार करें। हमारे पास हमारी दीन में बेशुमार ऐसी मिसालें हैं जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों तक से शफ़क़त फरमाई, क्योंकि वो भी अल्लाह की मखलूक हैं। आप जानवरों से प्यार करते हैं? हाँ बिल्कुल, मुझे जानवर से बड़ा लगाव है, और मेरे पास एक बिल्ली भी है छोटी सी। जब मेरे पास आई थी तो बहुत छोटी थी और मुझे उससे बहुत मोहब्बत है। जानवरों से आपको वो चीज़ मिलती है, वो सुकून मिलता है जो शायद इंसानों से भी नहीं हासिल हो सकता, क्योंकि वो आपको वो चीज़ें सिखाते हैं जो आपको इंसान नहीं सिखा सकते। उससे पहले मेरे पास एक कुत्ता भी था, मगर कुत्तों को संभालना ज़्यादा मुश्किल होता है बनिस्बत बिल्लियों के, क्योंकि कुत्तों के पालने के लिए आपको एक बड़ी जगह दरकार होती है। मगर आपको पता ही होगा कि इस्तांबुल में इतने बड़े घर नहीं होते, स्पेशली अगर आपके घर में लॉन हो तो आप कुत्ता पाल सकते हैं, क्योंकि उसे बहुत अटेंशन चाहिए होती है। जितने आप रहमदिल होंगे उतना आपको जानवरों से प्यार होगा, और शायद जानवर भी आपको यही बात सिखाते हैं, रहमदिली सिखाते हैं, मोहब्बत सिखाते हैं। अनकंडीशनल लव अगर आपको कहीं मिलता है तो शायद वो जानवरों से ही मिल सकता है। मेरे साथ तो ऐसा है कि मैं अगर गुजर रहा हूँ और कहीं मुझे कोई स्ट्रीट डॉग या स्ट्रीट कैट मिल जाए तो मैं उसे प्यार किए बगैर नहीं रह सकता, और कोशिश करता हूँ कि अगर वो भूखे हैं तो किसी तरह उनके खाने का कोई इंतज़ाम कर दूँ। बल्कि हमें सबको ऐसे ही चाहिए कि जो भी हमारा खाना बच जाए वो हम ऐसी जगह रख दें कि वो जानवरों को मिल जाए। और मैंने देखा है यहाँ पर अक्सर लोग जो हैं, जब समर स्टार्ट होता है तो बहुत गर्मी होती है, तो वो अपने घरों के बाहर जानवरों के लिए पानी रख देते हैं, और वो बहुत ही अच्छा जेस्चर है, क्योंकि हम सबको ख्याल रखना चाहिए। जानवर सिर्फ हमारी अटेंशन चाहते हैं,
शायद पाकिस्तान में भी ऐसे ही लोग करते होंगे, क्योंकि जानवरों से मोहब्बत करने वाले लोग तो पूरी दुनिया में मौजूद हैं। तो बस मैंने हमेशा अपने घर में कोई ना कोई पैट रखा है, क्योंकि मैं उनके बगैर नहीं बिल्कुल, रह सकता। क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना है और ये महीना हमें रहम सिखाता है, सब्र सिखाता है, इस्तिकामत सिखाता है। दूसरों के साथ हमारा रवैया अच्छा होना चाहिए, लेकिन वो दूसरे जो हैं वो सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी हैं। बिल्कुल ये सदका जारिया होता है कि आप अपने घर के बाहर एक बाजरे की एक तश्तरी रख दें, या कुत्ते बिल्ली को कुछ खाना, या अपना बचा हुआ खाना है, या बचा हुआ अगर नहीं है तो आप, ये तो बड़ी बात होगी कि आप उनके लिए ख़ास तौर पे, लेकिन हम देखते हैं कि इतना फूड ज़ाया हो रहा होता है। वो तो ये एक अलग चैप्टर है जिसमें हम बात करेंगे कि यहाँ इसराफ कितना ज़्यादा है हमारे मुल्कों में, हमारी सोसाइटी में ओवरऑल। लेकिन आप जानवरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, चरिंदों परिंदों का ख्याल रखें, ये दुआएं देते हैं, इनकी दुआएं लगती हैं। अच्छा अली, अगर आपको कहा जाए कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश आपकी हो जो आपकी पूरी ना हो, तो आप कौन सी ख्वाहिश तलब करेंगे कि आप कहें कि बस ये मैंने अचीव कर लिया तो समझो कि बस हो गया सारा काम? हर किसी का कोई ना कोई एक एम होता है कि मैं, किसी का कोई सोशल रिफॉर्म, कोई सोशल वर्क होता है कि मैं एक हॉस्पिटल बना लूँ, कोई कहता है कि मैं कुछ हॉलीवुड का एक्टर बन जाऊँ, कोई कहता है कि मैं सुपरस्टार बन जाऊँ, कोई कहता है कि मैं इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाऊँ। हर किसी के अलग अलग टारगेट्स हैं। आपकी ज़िंदगी में कौन सा ऐसा टारगेट है जो आप कहते हैं कि मैं ये अचीव कर लूँ तो बस समझ लो कि मैं हो गया सक्सेसफुल? हाँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे टारगेट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे लगता है कि मैंने अभी तक कुछ अचीव नहीं किया। मुझे अभी एक्टिंग के मैदान में बहुत कुछ करना है। बहुत सारे ऐसे मुश्किल कैरेक्टर्स हैं जो मैं अभी प्ले करना चाहता हूँ, बीइंग एन एक्टर, बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन। मुझे लगता है कि अभी मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है जो कि मुझे स्क्रीन पे दिखाना है लोगों को, ताकि लोगों को समझ में आए कि मैं क्या हूँ। तो इस हवाले से अभी मेरी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं कि मुख्तलिफ़ कैरेक्टर किए जाएं, मुख्तलिफ़ चीज़ें की जाएं, ताकि लोग मुझे याद रखें। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया अली फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और शुक्रिया। पहली दफ़ा आपने किसी पाकिस्तान के किसी चैनल को इंटरव्यू दिया। पाकिस्तानी जो आपके फ़ैन्स हैं वो यकीनन आपसे और बहुत सारी बातें सुनना चाहेंगे, करना चाहेंगे, एंड होपफुली अगली दफ़ा जब हम मिलेंगे जब भी, तो हम बहुत सारी बातें और करेंगे, क्योंकि वक्त की तंगी है, एक सर्टेन टाइम है, एक टाइम स्लॉट है जिसके अंदर हमने बस आपसे बातें करनी थी। अदरवाइज़ बहुत सारी बातें करने के लिए, एंड पीपल आर डेफिनेटली ईगर टू लिसन मोर अबाउट यू एंड मोर फ्रॉम यू, बट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम। अभी हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं आपके साथ तुर्की से तो यहाँ से जा चुका हूँगा, लेकिन पाकिस्तान से रीमा जी आपके साथ होंगी, और हमारे जो बाकी होस्ट हैं, फरहान हैं, वो सब लोग आपके साथ होंगे। आप बाराने रहमत देख रहे हैं आज टीवी, यानी आज एंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ पर। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, कल फिर मुलाकात होती है, और अली की तरफ से भी खुदा हाफिज़, और इंशाल्लाह ताला हम मिलते हैं। जनाब, थैंक यू सो मच, और छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे। बाराने रहमत का सिलसिला इसी तरह जारी है।